बेरीनाग में नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी द्वारा व्यापारियों से अभद्रता की गई, जिसके बाद बवाल की स्थिति पैदा हो गई। अभद्रता से गुस्साए व्यापारियों ने तहसीलदार का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की। दरअसल पॉलीथीन का चालान करने के दौरान ईओ द्वारा व्यापारी के अभद्रता की गई थी, जिसके बाद से ये बवाल हो गया। जा रही है बेरीनाग में हर व्यापारी के पास 2 लाख 3 लाख के जो है ये कपड़े के थैले हैं, उनको कहाँ फेंकेगा? यो साहब बदतमीजी कर रहे हैं नगर हमारे व्यापारियों से और चालान काटे, ये कोई तरीका है क्या? ये बहुत गलत है, ये इतना गलत है कि पूछे मत। और 1-2 हज़ार के चालान काटे। यहाँ पे बरसात में कोरोना काल से हमारे व्यापारियों को होश नहीं आई है और ये लेके अपनी प्रशासन को लेके चालान काटे। ये गाड़ी में देखिए, मैं आपको दिखाते, इनकी गाड़ी में पूरा पट्टी पड़ा है, इसका चालान कौन काटेगा? 20 रुपए की थैली है, कपड़े की थैली है, बोलता प्लास्टिक की थैली है। मैंने कहा कैसे प्लास्टिक है, प्रूफ तो करा दीजिए। फिर क्या किस में हम माल बेचें? ठीक है ये प्लास्टिक है तो आप इसको प्रूफ कराइए कितना माइक्रोन का आपको चाहिए और क्या चाहिए। मैंने कहा आज हमें पता चला ये थैली नहीं चल रही है, कल से बंद कर देंगे हम, आज तो हमको आप चालान मत कीजिए। बोला इसका 10,000 का चालान करो। व्यापारी को डरा धमका के वो भी ये कहा जा रहा है कि आप नहीं अगर तो थाने से आपके पास पुलिस आएगी और आपको ये पैसा भरना पड़ेगा। तो इसी से आहत होकर व्यापारी आज इसीलिए सड़कों पे आया है क्योंकि ईओ साहब की अपनी मनमानी चल रही है। इसलिए हमारे प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि जब तक ईओ साहब का यहाँ से स्थानांतरण नहीं होगा तब तक व्यापारी यहाँ पे सुखी नहीं रहेगा और हमारा प्रयास यही रहेगा कि ईओ साहब का स्थानांतरण जल्दी से जल्दी हो। जिलाधिकारी महोदय से बात करी है और इधर एसडीएम साहब को बात करी, उधर सीओ साहब को बात करी है। इसका अतिशीघ्र हम समाधान निकालेंगे। मंडल वालों से वार्ता किया है और व्यापार मंडल वाले ट्रांसफ़र से नीचे किसी बात पर सहमत नहीं हो रहे हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय से भी वार्ता की गई है और जिलाधिकारी महोदय ने ये आदेश दिया है कि उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठकर वार्ता कर जो है हल निकाला जाए। उत्तराखंड में कोरोना एक बार फिर से बढ़ने लगा है। बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए मुख्य सचिव एस संधू ने चिंता जताते हुए कहा कि समूचे देश के साथ उत्तराखंड में भी एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन लगाने से आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को नुकसान झेलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि घबराने जैसी कोई बात नहीं है, मामले बढ़ रहे हैं लेकिन लोग अपने ही घरों में ठीक भी हो जा रहे हैं। केस तो बढ़ रहे हैं, सारे भारत में भी बढ़ रहे हैं, कई देशों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें हमें थोड़ा सा ये संतुष्टि भी है कि केस सीरियस नहीं है। ज़्यादातर पेशेंट घर पे ही हैं और 3 से 5 दिन में ठीक भी हो रहे हैं। जैसे ओमिक्रॉन की वेव 3 आई थी तो हमने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगाने से गरीब आदमी को बहुत बुरा असर पड़ता है। रिस्ट्रिक्शन लगाने से होटल बंद हो जाता है और सबसे पहले जो वहाँ वेटर वगैरह काम करते हैं उनको घर भेज दिया जाता है। तो इसका जहाँ और कोई भी कर्फ्यू लगाएं या कुछ भी करें, सबसे पहले गरीब को उसको मार पड़ती है। तो इसलिए हम रिस्ट्रिक्शन के हक में इस समय नहीं है, उसको डेली हम मॉनिटर कर रहे हैं क्या स्थिति है। और सबसे अच्छी बात है कि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है। और जैसे फ्लू होता था, अगर ये फ्लू की तरह ही है कि फ्लू हो गया और 3 से 5 दिन में आप ठीक हो गए, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है और लेकिन एडमिट नहीं होने की ज़रूरत, तो इसलिए रिस्ट्रिक्शन हम नहीं लगाए जा रहे हैं। लेकिन डेली इसकी मीटिंग होती है, डेली इसको मॉनिटर किया जा रहा है। हल्द्वानी में व्यापारियों ने जीएसटी के सर्वे का विरोध शुरू कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि यदि जीएसटी विभाग के अधिकारी बिना व्यापारियों को विश्वास में लिए सर्वे के नाम पर दुकानों में छापेमारी करेंगे तो उसका व्यापार मंडल पुरजोर विरोध करेगा और जीएसटी विभाग के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि यह पूर्ण रूप से व्यापारियों का उत्पीड़न है और व्यापारियों के संस्थानों का सर्वेक्षण के नाम पर लगातार जीएसटी के अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। पुतली बना दिया गया है। जीएसटी डिपार्टमेंट बिना किसी जानकारी के दुकानों में जबरदस्ती घुस के सर्वे कर रहा है और व्यापारी को बेवजह परेशान कर रहा है, जबकि हमारा व्यापारी हर अच्छे काम के साथ होता है। लेकिन सरकार और जीएसटी डिपार्टमेंट इस बात को नहीं समझ रहे हैं। हम जीएसटी डिपार्टमेंट को बताना चाहते हैं, अगर हमारे व्यापारी के साथ ज्यादती होगी तो हम पुतले भी फूकेंगे, आत्मदाह भी करेंगे, बाजार भी बंद कराएंगे, हम कुछ भी करने को मजबूर हो जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, इनके लिए हमें जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। जीएसटी के विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार का जो ये फरमान है कि व्यापारियों की दुकान में घुसकर
उनकी जांच करेंगे। इसका हम हर हालत में विरोध करते हैं। किसी भी सर्वे छापे को किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कोई भी जीएसटी अधिकारी बिना व्यापारी संगठन को विश्वास में लिए किसी भी व्यापारी की दुकान में घुसेगा तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और उसे दुकान से बाहर भगाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुमार खगेंद्र ने बढ़ते कोविड-19 के आंकड़ों और कावड़ मेले में किए गए कार्य को लेकर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरह से कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसी से चलते लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कावड़ मेले के दौरान 25 अस्थायी मेडिकल कैंप लगाए गए थे। साथ ही करीब 1,80,000 सर्दी जुकाम के मरीजों का उपचार किया गया और 17,800 के लगभग घायल मरीजों का उपचार स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए स्वास्थ्य कैंप पर हुआ। नहीं, देखिए, जनता में तो आज पिछले 2 साल से कोविड चला आ रहा है। जनता तो खुद जागरूक है कि हाँ, हमें क्या क्या करना चाहिए, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जितने हमारे CSC और PSC हैं सब टेस्टिंग किए जा रहे हैं। अभी शासन से या हमारे स्टेट से कोई ऐसा नहीं आया कि हम कहीं बॉर्डर पर करें टेस्टिंग के लिए, और हमारे पास मैन पावर भी नहीं है कि हम कहीं बॉर्डर पे करने की स्थिति में है आज की। अभी तो जस्ट काउंट खत्म ही हुआ है तो हम लोग उसको देख रहे हैं कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा। कि हमारा उसमें टेंट का भी था, बिजली का भी था, दवाइयों का भी था, फ्यूल के लिए भी था। देख रहे हैं कितना बजट है, कहाँ चूँकि बजट तो कहीं कम पड़ेगा, हमें स्टेट से मंगाना पड़ेगा। ज़्यादा कोविड की बात, तो कोविड में उतने सारे केसेस आए नहीं, जो आए भी वो सब मैनेजेबल थे, एसिम्प्टोमेटिक थे, उनको हम लोगों ने मेला में रखे ट्रीटमेंट में वापस कर दिया। सर, कवर को लेके यहाँ देखिए, टोटल जो हमारा आंकड़ा आया है फिर OPD का जो MRP पे है, जो हमारे चिकित्सा सुविधा केंद्र थे, लेकर 1,80,000 के आसपास आया है 25 इसमें MRP में। उसमें ज़्यादातर सर्दी, खांसी और एक्सीडेंटल जो केस आए हमारे करीब 17,745 या 800 के आसपास हैं जो चोटिल आए थे। उसमें डेथ जो हमारे वहाँ हुआ है 28 का डेथ हुआ है। उसमें 20 का डेथ एक्सीडेंटल है, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से हुआ। 8 हमारा कोई डाउनिंग, 5 डाउनिंग है, 2 कार्डियक अरेस्ट है, 1 रेस्पिरेटरी फेलियर है। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने सभी विभागीय अधिकारियों और राज्य के स्ट्रीट चिल्ड्रन के पुनर्वास के लिए नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। रेखा आर्या ने कहा कि सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को इस नीति पर काम करने के लिए कहा गया है, ताकि राज्य के पर्वतीय और खास तौर पर मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे बच्चे जो कूड़ा बीनते हो, अनाथ हो या कोई अन्य काम करते हो, ऐसे बच्चों को शिक्षा मुहैया कराना या स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा प्रदान करना विभाग की जिम्मेदारी है। देखिए, आज हमने महिला कल्याण विभाग की बैठक ली है, जिसमें हमने अपने सभी जनपदों के जिला प्रोबेशन अधिकारियों को उसमें आमंत्रित करा था। उसका उद्देश्य मात्र ये था कि जो हमारे स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं उनके लिए हम लोग क्या पॉलिसी, उनके पुनर्वास के लिए हम लोग बना सकते हैं, उनके क्या क्या सुझाव हैं, क्योंकि फील्ड में वो लोग रहते हैं और किस प्रकार की चुनौतियां उनके सामने आती हैं। ये सारी चीज़ों को देखते हुए उन बिंदुओं को किस प्रकार से हम लोग एक कागज़ में उकेरित करते हुए उसको पॉलिसी में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो सारे सुझाव जो है आज डिपार्टमेंट ने संबंधित जनपदों के जिला प्रोबेशन अधिकारियों से लिए हैं। पहाड़ी जनपदों में ये समस्याएं स्ट्रीट चिल्ड्रन की बहुत रेयर है, लेकिन मैदानी जनपदों में जैसे कि अपने उधम सिंह नगर है, अपना नैनीताल है या अपना हरिद्वार है या अपना देहरादून है, यहाँ पर स्ट्रीट चिल्ड्रन की बहुत सारी दिक्कतें हमारे सामने आती हैं। कोई कूड़ा बीनने वाला है, कोई अनाथ बच्चा घूम रहा है, या कोई परित्यक्त बच्चा घूम रहा है, या कोई काम करने वाला बच्चा घूम रहा है। तो इस प्रकार से हमको जब दिखाई पड़ता है तो इन बच्चों को किस प्रकार से जो है शिक्षा से जोड़ना, किस प्रकार से इनके अच्छे स्वास्थ्य की चिंता करना, किस प्रकार से इनके भविष्य को सुरक्षित रखना, और किस प्रकार से समाज की जो अच्छी मुख्य धारा है उससे जुड़ाव महसूस कर सकें, उसमें हमें चाहे पुलिस का सहयोग लेना पड़े, स्वास्थ्य विभाग का लेना पड़े, शिक्षा का लेना पड़े, वो सारे बिंदुओं को जो है हम पॉलिसी के तहत लेकर आ रहे हैं। वन्य जीवों के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हमले में कई बार वन कर्मचारियों के घायल हो जाने और गश्त के दौरान तस्करों के हमले की घटनाओं को देखते हुए वन कर्मियों का विभाग अब सुरक्षा किट प्रदान करेगा। हैवी मेटल से बनी ये किट इतनी मजबूत है कि इस पर किसी भी तरह के हमले का असर नहीं हो सकता। साथ ही हैवी मेटल डिटेक्टर जंगल में उन खतरनाक चीजों का पता लगाएगा जो तस्करों द्वारा वन्य जीवों को मारने के लिए लगाई जाती है।
जो है मानव वन्यजीव के जो प्रकरण हैं उसमें बहुत सारे जो जंगली जीव हैं उनको रेस्क्यू करना पड़ता है और टाइगर, लेपर्ड आदि कुछ ऐसे जीव हैं जिनके रेस्क्यू के समय जो है कर्मचारियों की भी पूरी सुरक्षा जो है उसका ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है। इसी क्रम में जो है अभी हमने 2 रेस्क्यू किट्स बॉडी प्रोटेक्टर जो है वो क्रैक किए गए हैं, जिसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि अगर कोई जंगली जानवर के साथ रेस्क्यू के दौरान एनकाउंटर होता है तो वो जो हमारा कर्मचारी है उसके प्रोटेक्शन के लिए वो प्रोटेक्शन किट जो है वो काफ़ी हद तक उसको कम से कम उसके सर, गला एवं जो बॉडी है उस पर खरोंचें आने से बचाया जा सकेगा। तो इसी क्रम में हमने 2 जो है QRT क्विक रिस्पांस टीम्स जो है जो वाइल्ड लाइफ की हैं उसका गठन किया गया था और प्रत्येक QRT टीम को जो है एक किट दी गई है और हमारे द्वारा इसको जो है रेस्क्यू के दौरान जो है इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है और अभी भविष्य में भी हमारे द्वारा कुछ अन्य किटें भी इस तरह की जो है उसका क्रैक किया जाएगा ताकि जो कर्मचारी फ्रंट लाइन पे है और रेस्क्यू के समय मानव वन्यजीव संघर्ष में जो है जूझते हैं उनके संरक्षण का, उनकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाए। टिहरी जिले में हो रही लगातार तेज बारिश ने अब आम लोगों की मुश्किलों को भी बढ़ा दिया। लगातार हो रही बारिश से जिले की काफी सड़कें बंद हो गई हैं। घूतू गंगी मोटर मार्ग बंद होने के चलते बीमार लड़की को ग्रामीणों द्वारा पीठ पर उठकर अस्पताल पहुंचाना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग की मशीन अक्सर खराब रहती है, जिस वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण खुद ही सड़क पर पड़े बड़े बड़े पत्थरों को हटाने के लिए मजबूर है। सरकार पर पूरे सरकार से अनुरोध है कि ठेकेदार और उनके मशीन वाला जो रीम लगा रखा है उसके लिए बोला कि मशीन को ले जाओ। वो बोला कि मशीन लगने के लिए थोड़ी नहीं है, ये मशीन तो नीचे के रोड के लिए खोलने के लिए ला रखे हैं। और आज एक लड़की को पेट में उठा के लाया तब घन सावल से वो पत्थर फाड़े, वहाँ पे लेडीज भी थी और 8-10 आदमी ने हमने पत्थर फाड़ा, तब सबल से वो गिराया, तब जाके गाड़ी पास की। अब मशीन वाले को बोला, उसने बोला मेरी मशीन ख़राब हो रखी है, पता नहीं कब की मशीन है, कब का वो खटारा ला रखा है यहाँ, जो मतलब 50 साल पहले का वो मशीन जो यहाँ ला रखा हो। नैनीताल में अफ्रीकन स्वाइन फीवर ने दस्तक दे दी है। जिले में लगातार हो रही सुअरों की मौत के बाद जिले में पशुपालन विभाग लगातार सैंपलिंग कर रहा है। उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में अब तक 24 में से 11 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। उधम सिंह नगर के सितारगंज इलाके में 4, पाजपुर, काशीपुर और दिनेशपुर इलाके के एक सुअर में स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम आदेशों तक सुअर का मांस प्रतिबंधित कर दिया गया है। देखिए, आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले अचानक यहाँ पे 20-25 सूकर प्रजाति के पशुओं की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद हमने ये मान के चले कि हो सकता है ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर हो। तो हमने पूरे अपने हमारे यहाँ जनरली जनपद उधम सिंह नगर और जनपद नैनीताल, इसमें सुअर की संख्या ज़्यादा है। तो हमने यहाँ से सुअरों के सैंपल करके लगभग 25-30 सैंपल हमने जो हमारी हाई एनिमल डिजीज सिक्योरिटी लैब जो है भोपाल, वहाँ भेजे थे। तो पिछले सोमवार को लगभग आज से 8 दिन पहले, तो उसमें से उन्होंने हमारे 11 सैंपल 4 नैनीताल से, जिसमें काठगोदाम, राजपुरा और हल्द्वानी यहाँ के हैं, और बाकी 7 सैंपल हमारे उधम सिंह नगर से, जो हमारे खटीमा सितारगंज में है, काशीपुर और दिनेशपुर में, यहाँ पे इन्होंने सीरो पॉजिटिव आए हैं। तो उसके बाद से फिर डिपार्टमेंट ने, क्योंकि इधर इधर गढ़वाल मंडल में, पौड़ी में और देहरादून में यहाँ पे कुछ सैंपल पॉजिटिव आए हैं, तो इसके लिए हमारे पूरे स्टेट में अभी ये नोटिफिकेशन हो गया है। इसमें कोई भी सूकर का मांस यहाँ पे किसी दुकान पर नहीं बिकेगा, और सुअरों का जो प्रतिबंध है, इस तरह के कोई इनके मेले लगते हैं या कोई उनका जहाँ इनका प्रदर्शन होता है, सारे बंद हो जाएंगे। और उसके बाद हमारी सैम्पलिंग, तब से हम पिछले सोमवार से हमारी लगातार सैम्पलिंग चल रही है। एक समय था जब देश में बाघों की संख्या तेजी से घट रही थी, लेकिन आज देश के सभी टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने तो इसमें कीर्तिमान स्थापित किया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मुताबिक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बाघों की संख्या के मामले में देश के 51 टाइगर रिजर्व में नंबर 1 पर है। हालांकि राज्यों में बाघों की संख्या के लिहाज से उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है। बाघों की संख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश पहले और कर्नाटक दूसरे नंबर पर है।
तो देखिए, ग्लोबल टाइगर डे एक बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट है। सेंट पीटर्सबर्ग में 2010 में 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ के 10 हेड्स एक टेबल पे बैठे थे अंडर द स्टीवर्डशिप ऑफ मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, जो आज रशिया के प्रेसिडेंट हैं। और उन्होंने ये प्लेज लिया था कि अब हम आने वाले दिनों में टाइगर को संरक्षण करेंगे जहाँ जहाँ भी टाइगर पाए जाते हैं। इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। कॉर्बेट उसकी एक मिसाल है। प्रोजेक्ट टाइगर भी यहाँ लॉन्च हुआ था और आज कॉर्बेट में सबसे ज़्यादा टाइगर की डेंसिटी है। सबसे बड़ी पॉपुलेशन कहीं पर भी साउथ ईस्ट एशिया में अगर आप देखें तो टाइगर की कॉर्बेट में पाई जाती है। कॉर्बेट में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लोगों में गुस्सा भी काफ़ी है। टाइगर की संख्या बढ़ रही है, उसकी वजह से टूरिज़्म बहुत बड़ा है, लोगों को रोज़गार भी मिला है, इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको टाइगर क्यों बचाना चाहिए और क्यों टाइगर को हमको उनके जो प्राकृतिक जंगल है जिसमें वो पैदा हुए वहीं पर बचाने की ज़रूरत है। ये हमको जानने की बहुत ज़रूरत है कि इस टाइगर की वजह से आज हमको पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर या फ्रेश ऑक्सीजन या हमारा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जो पर्यावरण को नियंत्रण करने की चीज़ें हैं, वो हमको साफ साफ मिल रही हैं। तो इकोनॉमिक्स ऑफ टाइगर कंजर्वेशन को हमें आगे लेके चलना पड़ेगा ताकि लोग जो हैं वो इंक्रोचमेंट या डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के नाम पे इन फॉरेस्ट को नष्ट ना करें। और ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला जाएगा जब तक कि हम और ज़्यादा कॉरिडोर्स क्रिएट नहीं करेंगे। देखिए, आज जो है ये ग्लोबल टाइगर डे का जो पर्व है, तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है ये अपने बाघों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और दुनिया भर से यहाँ पर्यटक बाघों का दीदार करने के लिए आते हैं। तो यहाँ का जो सबसे मुख्य कार्य है वो बाघों का संरक्षण है और उनके लिए उचित जो है हैबिटेट का डेवलपमेंट करना, जिससे कि वो जो है उनका जो है अच्छी तरह से यहाँ पे विकास हो सके। तो पिछले कई सालों से हम लोगों ने इसके लिए काफ़ी कार्य यहाँ पर संरक्षण के किए हैं। रामनगर में हिंसक बने बाघ को कॉर्बेट प्रशासन ने चिन्हित कर लिया। मोहान क्षेत्र में युवक को निवाला बनाने वाले इस बाघ को अब ट्रैंकुलाइज किए जाने की कवायद शुरू हो गई है। बता दें कि 16 जुलाई को अफसार रूल नाम के युवक पर बाघ ने हमला किया था, जिसके बाद अभी तक उसका शव बरामद नहीं हुआ है। बाघ को पकड़ने के लिए 2 पिंजरा, 2 ड्रोन्स और 35 से ज़्यादा कैमरा ट्रैप, हाथी और 40 से ज़्यादा वनकर्मी भी लगातार घटना वाले क्षेत्र में लगाए गए हैं। देखिए, पिछले करीब 4 दिनों में 2 या 3 बार इसको हमने ट्रैक किया है और उसकी लोकेशन भी हमने ड्रोन के माध्यम से ज़ीरो इन करी है। लेकिन मौसम भी काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। आज भी मॉर्निंग में इसको ट्रैक किया गया था और बारिश होने की वजह से वो ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त घास भी काफ़ी बढ़ गई है, तो इसको मौके पर ढूंढने में काफ़ी दिक्कत हो रही है और इसमें काफ़ी सावधानी भी हमारी तरफ से बरतनी आवश्यक है। तो इन सभी चीज़ों के दृष्टिगत हमारा प्रयास ये है, 2 टीम्स हमने इसमें लगाई हैं जो कि इसको ट्रैक करने का काम कर रही हैं। 2 ड्रोन्स और 3 हाथी भी इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं और करीब 30 के 35 कैमरा ट्रैप्स हमारे विभिन्न लोकेशंस में लगे हुए हैं, जिसमें इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हम इसको रेस्क्यू कर लेंगे।